प्रिय प्रशिक्षुओं, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज जो इस क्लास में वो पढ़ाना है, हमारा विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये विषय हमारा जो है वो टी-इलेट सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है, जिसमें सिद्धांत का पेपर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस पेपर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं जो है वो विलियम बेंटिक प्रस्ताव क्या था, और उसके साथ साथ मैकाले के विवरण पत्र की आपको जानकारी, अधोगामी निस्संदेह सिद्धांत की जानकारी दी गई है। तो आइए आज हम जो आपका नया टॉपिक है वह हमारा है वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं वुड का घोषणा पत्र या आदेश पत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम आज देखते हैं कि वुड का घोषणा पत्र क्या है। तो जैसे अगर हम देखें कि आपको हम दो तीन चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण बताए थे, एक जो है 1813, एक जो है 1833। तो 1833 की स्टार्टिंग यहां से करते हैं। 1833 की जो बात आती है तो 1833 में एक आज्ञा पत्र जारी हुआ था, जिसके आज्ञा पत्र का जो नियम था उस समय, वह नियम ये था कि प्रत्येक 20 वर्षों के पश्चात उस आज्ञा पत्र का जो है वो पुनरावर्तन अर्थात रिन्यूअल किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से 1833 में एक जो है वो आज्ञा पत्र जो जारी हुआ था, उसके बाद दूसरा आज्ञा पत्र 1833 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो ये देखिए जो है ये आता है 1853, अर्थात 1853 जो है वह जो समय है उसमें जो है द्वितीय जो है आज्ञा पत्र जारी होना, ये कह लीजिए कि 1833 का जो आज्ञा पत्र था वह जो है 1853 में जो है उसका पुनरावर्तन अर्थात रिन्यूअल होना था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वुड का घोषणा पत्र है वह 1833 से उसकी स्टार्टिंग हम समझे। तो 1833 में जो है वो क्या हुआ कि 1833 में आज्ञा पत्र जारी हुआ था और 1853 में जो है पुनः उसका पुनरावर्तन था। तो आइए देखते हैं कि सन 1853 के अंत तक भारत में जो है अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा शिक्षा का भी जो है एकाधिकार हो गया, और जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, सांस्कृतिक और लोक भाषाएं जो है अंग्रेजी संस्कृत को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और जो वहाँ की लोक भाषाएं थी और जो उनकी संस्कृतियां थी वह जो है वो उनको निकम्मा साबित कर दिया गया कि निश्चित रूप से जो आपकी प्राच्य विचारधाराएं हैं वह जो है वो अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से 1833 के बाद 1853 में जो है वो इसका पुनरावर्तन था। इसलिए जो है क्या हुआ कि 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी थी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के समय ही ये निश्चित रूप से जो है जब आया तो उस समय जो है ब्रिटिश हमारी जो संसद थी उसको जो है निश्चित रूप से ये एहसास हो गया कि जो अभी तक हमारी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं चल रही थी, अंग्रेजों के पक्ष में जो कार्य चल रहे थे, उस समय तक 53 तक जो है वह भारतीय शिक्षा की अनदेखी जो है अब उसके आगे जो हमारा पुनरावर्तन होगा, अगर जो व्यवस्थाएं पहले बनाई गई हैं उसी को अगर सेम टू सेम अगर हम पुनरावर्तन कर देते हैं तो वह जो है वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें जो उससे पहले आज्ञा पत्र जारी किया गया था कहीं न कहीं उसमें भारतीय शिक्षा को जो है भारतीय शिक्षा की अनदेखी की गई थी। तो इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए उन्होंने जो है एक क्या की जांच समिति का गठन किया कि निश्चित रूप से यह जांच समिति जो है वह गठित करके जो है अपने सुझाव देगी और क्या क्या उसमें परिवर्तन होने चाहिए। तो 19 जुलाई 1854 को जो है नई शिक्षा नीति की जो है घोषणा की गई। किसके आधार पर की गई? जो ये जांच समिति की जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वह जो है 19 जुलाई 1854 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा
देखिए अगर किस संदर्भ में इसके हम देखते हैं तो 1833 में घोषणा पत्र आया था, ठीक है। 1833 में 20 वर्ष बाद जो है उसका पुनरावर्तन होना था, तो 1854, ठीक है। तो इस तरह से 1854 ये आ जाता है ना। 1854 इसलिए जो है बोर्ड का घोषणा पत्र निश्चित रूप से 1854 में जो है वो प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें क्या होगा कि उससे पहले जो है एक जो है वो जांच समिति नियुक्त की गई और जांच समिति जो है 1854 को 54 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वह रिपोर्ट के आधार पर ही जो है 19 जुलाई जो है 1854 को क्या हुआ कि एक शिक्षा नीति की घोषणा की गई। अब आइए देखें कि इसका जो है वुड का घोषणा पत्र नाम क्यों पड़ा। तो इसमें जो हम देखते हैं कि जो ये नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी उस समय जो है सर चार्ल्स वुड, वुड क्या थे? सर चार्ल्स वुड का ही नाम से जो है इस घोषणा पत्र का वुड घोषणा पत्र नाम पड़ा है। तो सर चार्ल्स वुड जो है वह निश्चित रूप से जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, अर्थात जो है ये मुख्य, ठीक है। तो ये मुख्य थे सर चार्ल्स वुड और उसने जो है जो ये घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जो घोषणा पत्र लागू किया, क्योंकि जो है ये सर चार्ल्स वुड जो है इस जो है बोर्ड के मुख्य थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको जो है वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह जो घोषणा पत्र था वो 100 अनुच्छेदों का था, जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों को अर्थात भारतीय शिक्षा के संदर्भ में जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनको जो है छोटे छोटे से बिंदुओं को भी जो है इस घोषणा पत्र में जो है वह जारी किया और उस पर विचार किया। उसके साथ साथ कुछ विद्वान जो है इसको जो है भारतीय शिक्षा का महाधिकार था, इसको दूसरे नाम से भी भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं, ठीक है। उनका घोषणा पत्र, आदेश पत्र या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी इसको जो है वो कहा जाता है। आइए घोषणा पत्र के ये कारण क्या थे, उन कारणों को हम देखते हैं। कारण क्या था, एक बार हम आपको जो है इसके संदर्भ में फिर से बता दें, जो आपको घोषणा पत्र ये क्यों है, तो उसके बाद आप पुनः देख लीजिए, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो 1833 में एक आज्ञा पत्र आया था, जो आज्ञा पत्र जो है हर 20 वर्ष के पश्चात रिन्यूअल होना था। 1853 में जो है वो रिन्यूअल होना था, लेकिन जो है क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने ये देखा कि निश्चित रूप से जो भारतीयों के संदर्भ में 1835 से लेकर के 1853 तक शिक्षा व्यवस्था चली थी वह जो है वो निरंतर उसी प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है उसमें परिवर्तन करने के लिए उन्होंने जो है एक जांच समिति बनाई। जो जांच समिति जो है हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। उस जांच समिति के द्वारा जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अध्यक्ष जो थे वह सर चार्ल्स वुड थे और चार्ल्स वुड के द्वारा ही जो है यह प्रस्ताव रखा गया। शिक्षा नीति की घोषणा 19 जुलाई 1854 को की गई और इसके मुखिया जो है सर चार्ल्स वुड थे, इसलिए इसको जो है वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसमें भारत की शिक्षा के संदर्भ में और उसके शिक्षा की अंग प्रत्यंगों पर चर्चा हुई है, इसलिए जो है निश्चित रूप से इसको कुछ भारतीय विद्वान जो है इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के भी नाम से जानते हैं। तो एक नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसी को जो है वुड का घोषणा पत्र, इसी को वुड का आदेश पत्र, इसी को जो है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। आइए देखते हैं घोषणा पत्र के कारण क्या है। घोषणा पत्र के कारण, तो घोषणा पत्र के कारणों को देखते हैं। क्या कारण था कि यह जो है वो घोषणा पत्र जो है किया गया। तो प्रकाशित करने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे।
पहला हम कारण देखें तो देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये उस समय जो है क्या था, ये 1853 के बाद में जो है देखा गया, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें पहला ये था कि अंग्रेजी शिक्षा की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसके कारण जो है निश्चित रूप से इस आदेश पत्र की घोषणा करना आवश्यक था, परिवर्तन। दूसरा देखें, नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनकी गुणवत्ता सुधार करने के लिए नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए। ठीक है, देखिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी उसमें नई शिक्षण संस्थाओं करना था, उसके साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है ये निश्चित रूप से आवश्यक था। उसके साथ साथ देखिए शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम तथा उनके स्तरों को ऊंचा उठाना। तीसरा दिन था शिक्षण क्या था, नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए और गुणवत्ता में जो है वो सुधार लाया जाए। उसके साथ साथ शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में सुधार एवं गुणवत्ता लाना। ठीक है, ये भी था कि शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में जो है वो क्या किया जाना चाहिए, वह निश्चित रूप से सुधार किया जाना चाहिए और गुणवत्ता के स्तर को जो है वो ऊंचा उठाना चाहिए। उसके बाद चौथा बिंदु अगर हम देखें तो अधिक समय तक भारतीयों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखिए चौथा बिंदु है अधिक समय तक भारतीयों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या है भाई, देखिए कि और एक कारण क्या था कि हम भारतीयों को शिक्षा से हटा सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद जिस तरह से भारतीय हमारे जागरूक हो रहे हैं उस तरह से भारतीयों को यदि स्थान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से विद्रोह हो जाएगा। इसलिए भारतीयों को ज्यादा समय तक जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए, ठीक है, शिक्षा को जन शिक्षा, पांचवा बिंदु देखें, शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए ये, ठीक है, पांचवा बिंदु हमारा है शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए। छठवां अगर कारण हम देखते हैं तो भारत में स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए, भारत में स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को जानने के लिए, ठीक है। ये तो भारत में स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा की भी जानकारी देंगे। उसके साथ साथ देखिए जो है, जो हमारा सातवां दिन था
भारत की सभी स्तरों की शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए, भारत की तत्कालीन शिक्षा की सभी स्तरों को जानने के लिए ठीक है। इतने कारण हमारे थे जिसके कारण जो है उड का घोषणा पत्र निश्चित रूप से आवश्यक हो गया कि वह जो है वो इस जो आज्ञा पत्र था उसमें जो है वो परिवर्तन किया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि उड के घोषणा पत्र में क्या क्या सिफारिशें थी, क्या क्या सुझाव थे। तो हम देखते हैं इसमें जो है वो सुझाव एवं सिफारिशें, सुझाव एवं सिफारिशें। अभी तक देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि घोषणा पत्र जो है ये कारण क्या था कि क्यों जो है अनिवार्य था कि निश्चित रूप से ये होना चाहिए। एक तो महत्वपूर्ण कारण ये था कि कंपनी का जो आज्ञा पत्र था 1853 में उसका रिन्यूअल हो रहा था और जांच समिति जो गठित की गई वह जांच समिति का मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से जो अभी हम आपको 7 कारण बताए कि मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा को जानना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, उनके स्तर को उच्च उठाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, भारतीयों को अधिक समय तक जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, अंग्रेजी शिक्षा की अधिक मांग बढ़ रही थी, इस पे देखा जाता था कि निश्चित रूप से अंग्रेजी जो है वो लागू की जाए या ना की जाए। उसके साथ साथ जो है सभी स्तरों पर जो है वह स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा को देखा जाए कि क्या जो है वहां पर उनकी स्थिति। ये सारे कारण थे जो महत्वपूर्ण हो गए थे कि 1853 में निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आना चाहिए। अब हम देखना है कि जो ये उड का घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या सिफारिशें की गई, कैसे क्या होना चाहिए। तो इसमें हम पहली व्यवस्था देखते हैं वो शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। तो शिक्षा की व्यवस्था को हम देखें कि क्या उन्होंने जो है शिक्षा के संदर्भ में जो है वो घोषणा की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आदेश पत्र जो हमारा है उसमें पूर्ण रूप से इस बात की चर्चा की गई, इस बात को स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी है वह निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था शिक्षा की जो है वो कौन करेगा, कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इसके उत्तरदायित्व के संदर्भ में जो है उन्होंने कहा कि यह एक पुनीत कर्तव्य होगा और उसके साथ साथ पुनीत कर्तव्य की बात को बताते हुए आदेश पत्र में उन्होंने कहा कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकर्षित नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि अनेक महत्वपूर्ण विषय, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन जितना जो है ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और कोई आकृष्ट नहीं किया है। इससे जो है क्या है कि ये इसको जो है हम एक पुनीत कर्तव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य था शिक्षा के संबंध में जो उन्होंने कहा था, तो उसमें ये कहा था कि शिक्षा जो हमारी है उसको जो है दिलाने का पूर्ण जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी, वह जो है वो कंपनी की होगी। तो आइए अब हम शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो शिक्षा के उद्देश्यों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में उसको देखा गया है। तो पहला भाग अगर हम आदेश पत्र ने भारतीयों की शिक्षा को जो है वो 4 भागों में बांटा। पहला उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा का जो है वो प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। पहला कार्य क्या किया उन्होंने, पहला जो उद्देश्य था उस घोषणा पत्र का, उसमें जो है था कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके निश्चित रूप से उनकी मानसिक, भारतीयों में शिक्षा का
प्रसार करके, शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक एवं चारित्रिक उन्नति करना। ठीक है, चारित्रिक उन्नति करना पहला जो उद्देश्य था, भारतीयों की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और उसके साथ साथ उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति जो है की जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से जो है अवगत करके उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए। भारतीयों की पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ाकर उनकी भौतिक उन्नति की जाए। भौतिक उन्नति की जाए। देखिए, ये हो गया भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ा करके उनकी भौतिक उन्नति की जाए। तीसरा जो है, भारतीयों को राज पदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। ठीक है, तीसरा दिन। चौथा उद्देश्य देखते हैं। चौथा उद्देश्य था भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता करना। भारतीयों को अपना देश समृद्धशाली बनाने में सहायता मिलती है। ठीक, ये चार जो है रूप से उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके उनकी मानसिक एवं चारित्रिक उन्नति करना। दूसरा उद्देश्य था भारतीयों के पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ा करके उनकी भौतिक उन्नति की जाए। तीसरा उद्देश्य था भारतीयों को राज्य पदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। चौथा उद्देश्य था भारतीयों को अपना देश समृद्धशाली बनाने में जो है वो सहायता प्रदान करना। आइए अगला बिंदु हम देखते हैं और कौन सा है। तो इसमें जो है हम देखें कि शिक्षा के उद्देश्य में जो है वो निश्चित रूप से इसमें जो है वो की गई। आइए देखिए, तीसरा बिंदु हमारा जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा। क्या कहा? जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा में तो इन्होंने ये कहा कि कंपनी जो है शासित प्रदेश प्रांत में, जहां पर कंपनी का शासन है, तो जो उसके प्रांत हैं उसमें जो है वो जन शिक्षा विभाग की वो क्या करेगा? स्थापना करेगा, जिसमें जो है जन शिक्षा संचालक अधिकार मिलेगा। जन शिक्षा संचालक अधिकारी, इसका जो जांच के लिए जो अधिकार होगा वह जन शिक्षा संचालक अधिकारी होगा। इसकी सहायता करने के लिए, अर्थात ये कार्यक्रम जो है अच्छे ढंग से चलता रहे, इसकी सहायता के लिए का उप शिक्षा संचालक, निदेशक, उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक आदि की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ अब आइए हम नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं, शिक्षा का संगठन क्या है।
शिक्षा का संगठन। चौथा बिंदु है हमारा शिक्षा का संगठन। तो शिक्षा के संगठन को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो है कि निश्चित रूप से उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि इसका संगठन जो है वो 4 स्तरों में किया जाना चाहिए। तो जिसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उसके बाद जो है उच्चतर। प्राथमिक, पहले उन्होंने कहा प्राथमिक, उसके बाद फिर मिडिल, उसके बाद हाई विद्यालय, उसके बाद उन्होंने क्या कहा उच्चतर। इस प्रकार से संगठित करने के लिए उन्होंने जो है इसमें बताया। उसके बाद देखते हैं क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। 5वां बिंदु है हमारा क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना में देखें जो है इन्होंने उसके संदर्भ में क्या कहा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पूरे भारत में क्रमबद्ध रूप से विद्यालय जो है स्थापित किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, उसके बाद मिडिल की शिक्षा नहीं है, तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा बीच में ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें रुकावट ना हो, इसके लिए जो है उन्होंने अलग अलग स्तर पर विद्यालयों के निर्माण की बात की, जिसमें जो है उन्होंने कहा कि प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। इतना उसका क्रम ये निर्धारित किया कि इस प्रकार से जो है अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी नियमित रूप से संचालित करनी है तो निश्चित रूप से प्राथमिक के बाद मिडिल होना चाहिए, मिडिल के बाद हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल के बाद कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय। तो इस तरह से हम निरंतर जो है उच्च शिक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। इस तरह से क्रमबद्ध विद्यालयों के बारे में उन्होंने जो है वो इस घोषणा पत्र में बताई। उसके बाद आइए हम देखते हैं सहायता अनुदान की बात की। सहायता अनुदान, सहायता अनुदान मतलब ये जो वित्त आएगा, कहां से सहायता प्राप्त होगी, जो विद्यालय स्थापित किए जाएंगे उसके संबंध में उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को बिना भेदभाव के आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उसपे जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीय विद्यालय है या जो है वो अंग्रेजी है, ये कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए। उसके लिए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि अध्यापकों को वेतन, उसके साथ साथ छात्रवृत्ति, भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के लिए सहायता अनुदान निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। इसमें किसकी सहायता की बात की? अध्यापकों के वेतन के समय, अध्यापकों के वेतन, उसके बाद भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, उसके साथ साथ पुस्तकालय आदि पर उन्होंने क्या कहा, निश्चित रूप से इनको जो है वो सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इसमें जो है पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। पाठ्यक्रम में देखते हैं अगर हम जो है इसके, तो इस पाठ्यक्रम में जो है उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं का जो है निश्चित रूप भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीयों की उन्नति के लिए निश्चित रूप से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को जो है वो बोध कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से पाठ्यक्रम जो हमारा होना चाहिए अंग्रेजी के साथ में जो है वो देशी भाषाएं भी होनी चाहिए, नहीं तो जो है वो बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके संबंध में उन्होंने कहा, घोषणा पत्र में कहा गया कि निश्चित रूप से जो है हम बलपूर्वक यह घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रचार प्रसार देखना चाहते हैं वह है जो है कौन सा, यूरोपीय ज्ञान। तो इसलिए जो है पाठ्यक्रम में हमारे जो है पाश्चात्य ज्ञान को जो है वो रखा जाना
चाहिए। अंत में हम आइए देख लेते हैं शिक्षण विधियां क्या है। शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियों को देखें क्या है। तो शिक्षण विधियों में देखते हैं जो है कि इसके लिए प्राथमिक शिक्षा को जो है उन्होंने देसी भाषा से जो है क्षेत्रीय भाषाओं की बात की है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि निश्चित रूप से जो है अंग्रेजी भाषा को भी इसमें साथ में रखना चाहिए। यदि अंग्रेजी भाषा को जो है सिर्फ उच्च शिक्षा में रखा जाएगा और प्रारंभ में उनको देसी शिक्षा में दी जाएगी तो क्या समस्या आएगी कि प्रारंभ में वह बच्चे जो है अंग्रेजी नहीं जान पाएंगे, देसी शिक्षा में ही जानते रहेंगे, इस तरह से उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए जो है जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा से ही उनको जो है देसी शिक्षा और उसके साथ साथ क्या करना है कि अंग्रेजी शिक्षा दोनों को जोड़ करके देना चाहिए। तो आइए देखते हैं शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। तो इसके लिए देखिए जो शिक्षकों के आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो है शिक्षकों का शिक्षा हमारी जो है क्या है कि शिक्षा का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए जो है शिक्षकों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनके वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, उनके भत्तों में वृद्धि की जानी चाहिए। उसके बाद आइए गरीब छात्रों का आर्थिक सुधार देख लेते हैं। वो गरीब छात्रों का आर्थिक सुधार। गरीब छात्रों का आर्थिक सुधार कैसे किया जाएगा इसको हम देखते हैं। तो गरीब छात्रों के आर्थिक सुधार के संबंध में घोषणा पत्र में कहा गया कि निश्चित रूप से गरीब छात्रों को निश्चित रूप से आर्थिक सहायता जो है उसको शिक्षा में प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद आइए देखते हैं स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में क्या इसमें बात की गई है देखते हैं। तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में इस घोषणा पत्र में कहा गया कि निश्चित रूप से बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है अलग से विद्यालय जो है स्थापित किए जाने चाहिए और आर्थिक व्यवस्था जो है उनको अलग से दी जानी चाहिए। उसके बाद मुस्लिमों की शिक्षा को देखते हैं। मुस्लिम की शिक्षा। तो मुस्लिमों की शिक्षा को अगर हम देखें तो मुस्लिमों की शिक्षा में देखें जो है तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में हिंदू की अपेक्षा शिक्षा का स्तर निम्न है, इसलिए जो है मुस्लिम बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष रूप से जो है अलग से विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है, इसको जो है व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उसके बाद आइए देखें विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में हम देखें क्या है। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में अगर देखा जाता है तो अध्यापक में ये कहा गया कि निश्चित रूप से भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बंबई, कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अगला लास्ट बिंदु हम लोग देख लेते हैं अध्यापकों का प्रशिक्षण। अध्यापकों का प्रशिक्षण। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए इसके संबंध में कहा कि जब जब नई चीजें खोज करके आए तो निश्चित इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो है नए नए प्रशिक्षण जो है वो केंद्र बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो ये टॉपिक रहा बुध का घोषणा पत्र जो है वो समाप्त हुआ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि बुध का घोषणा पत्र का मूल्यांकन, उनके गुण और दोषों की चर्चा